नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल। आज की क्लास जो है वो जीके की डे 32 की क्लास है और इसमें हम राज्य सरकार और पंचायती राज्य से 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो ये क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चनों के साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। एक्सप्लेनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जामिनर कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो सारे क्वेश्चन और उनकी एक्सप्लेनेशन जो है हम आज की क्लास में करेंगे। तो क्लास में लास्ट तक जुड़े रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत जबरदस्त क्लास है। वैसे तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, बट स्पेशली जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं वो सटीक यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका आप देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, मतलब हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। हु इज द हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव? तो बताइए। देखिए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं: मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्य सचिव। ठीक है, तो देखिए जो राज्य होता है, राज्य की कार्यपालिका का जो हेड होता है, जो प्रमुख होता है, वो आपका राज्यपाल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो राज्यपाल होता है वो हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या क्या होते हैं। जो राज्यपाल होता है, जो गवर्नर होता है, ये आपका संवैधानिक प्रमुख भी होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का। ठीक है, तो कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेगा कि भाई राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तब भी आपको बताना है राज्यपाल ही होता है। ठीक है, देखिए राज्य की जितनी भी कार्यपालिकाएं शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं, वो किसके नाम पे चलती हैं? वो आपके राज्यपाल के नाम पर ही चलती है, गवर्नर के नाम पर ही चलती है। ठीक है, ये हैं संवैधानिक शक्तियां। लेकिन अगर मैं बात करूं वास्तविक शक्तियों की, ठीक है, अगर मैं आपकी बात करूं वास्तविक वास्तविक शक्तियों की, तो वास्तविक शक्ति जो होती है राज्य की, जो वास्तविक शक्ति होती है वो होती है आपकी मुख्यमंत्री के पास। ठीक है, किसके पास होती है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, इनके पास होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किस किस के पास होती है दोस्तों? वास्तविक शक्ति जो है वो किस किस के पास होती है? मुख्यमंत्री के पास और मंत्रिपरिषद के पास। जैसे सेंटर में अगर हम बात करें तो वास्तविक शक्ति जो होती है वो होती है आपकी प्रधानमंत्री के पास और कैबिनेट मिनिस्टर के पास, लेकिन संवैधानिक शक्ति जो है वो होती है राष्ट्रपति के साथ। ठीक है, ऐसे ही राज्य में जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, और वास्तविक जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है दोस्तों। ठीक है, देखिए जो राज्यपाल होता है, ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां से बनता है। राज्यपाल जो होता है ये आपका केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। किसका? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द गवर्नर? ठीक है, तो राज्यपाल क्योंकि ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा भाई साहब? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन ये केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार कौन होगी भाई? केंद्र सरकार में कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा और मंत्रिपरिषद होगी, है ना भाई? कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे और प्रधानमंत्री होगा। तो इन दोनों की सलाह पर ही, ठीक है, केंद्र सरकार की सलाह पर ही राष्ट्रपति
नियुक्ति करता है राज्यपाल की, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अभी हम अगर राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो आप बताएंगे 5 वर्ष का होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर? तो भाई साहब बताइए, मिनिमम एज गवर्नर के लिए कितनी होनी चाहिए? देखिए, जो राष्ट्रपति के लिए होगी, क्योंकि केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होता है, राज्य सरकार में गवर्नर होता है, दोनों की कितनी होगी? 35 वर्ष। कितनी होगी? 35 वर्ष। ये आपको याद रखना है। जो राज्यपाल है ना राज्य में, वो केंद्र में राष्ट्रपति के समतुल्य, उसको आप समझो। ठीक है, और जो विधानसभा है उसको लोकसभा के इक्विवेलेंट समझो। ठीक है, जो आपकी विधान परिषद है उसको आप राज्यसभा के इक्विवेलेंट समझो, तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, जैसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल की उम्र चाहिए, ऐसे ही विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष की उम्र चाहिए। 30 वर्ष किस किस के लिए चाहिए? राज्यसभा के लिए और विधान परिषद के लिए, इनके लिए 30-30 साल की चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें लगभग मिलती जुलती हैं। 35 साल राज्यपाल के लिए चाहिए, और किसके लिए चाहिए 35 वर्ष? राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति होता है केंद्र में और राज्यपाल होता है आपका राज्य में। बस ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 19, एमटीएस 21, आरआरबी 2022 बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अब ये पूछ रहा राज्य के मंत्री परिषद, तो देखिए, टू हुम इज द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। अब मैं आपको चीजों को कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा केंद्र से। ठीक है, देखिए, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है वो आपका उत्तरदायी होता है लोकसभा के लिए। किसके लिए? लोकसभा के लिए, या लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी होता है। और मैंने बताया था राज्य में जो होगा, राज्य में लोकसभा की कंपैरिजन आप किससे करोगे? विधानसभा से। ठीक है, तो राज्य के जो मंत्री परिषद हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? किसके प्रति होंगे बताइए? विधानसभा के। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट होगा। किसके होंगे? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि इसके प्रति उत्तरदायी होंगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार तभी तक रहती है जब तक उसे बहुमत का समर्थन होता है। बहुमत समझते हो? जब तक उसे बहुमत का समर्थन होता है जब तक सरकार रहती है। 50% प्लस में 1, ये होता बहुमत। ठीक है, जिस राज्य में जितनी सीटें हैं उनका 50% मतलब आधा प्लस में 1, जिस पार्टी के पास ये बहुमत होगा वही पार्टी सरकार बनाती है। ठीक है, और वही मंत्रिपरिषद बनाती है, और वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है भाइयों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? अब हमें पंचायती राज सिस्टम भी समझना होगा, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई साहब आपका बलवंत राय मेहता को। किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता। ऑप्शन बी आप यहां पे लगा देंगे, करेक्ट कर देंगे। ठीक है, जो बलवंत राय मेहता है ये एक समिति बनी थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति एक बनी थी। ठीक है, ये समिति बनी थी आपकी 1957 में। कब बनी थी दोस्तों? 1957 में बलवंत राय समिति जो है वो बनती है।
अब ये जो समिति है, ठीक है, ये समिति करती क्या है, ये आपका त्रिस्तरीय ध्यान रखना भाइयों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है इसकी स्थापना करती है। ठीक है, जो पंचायती राज है ना, जो हम पंचायती राज पढ़ते हैं, देखिए तैयारी करने वाले मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो सभी गांव से देहात से ही आते हैं। ठीक है, तो उनको ये पंचायती राज इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, उनको इजीली समझ में आएगा। पंचायती राज त्रिस्तरीय का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो है, पहले में उन्होंने रखा ग्राम पंचायत। क्या रखा? ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत मतलब गांव का जो मुखिया होता है उसको सरपंच बोलते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत पहले रखा। उसके बाद रखा पंचायत समिति। पंचायत समिति। और तीसरा स्तर जो रखा वो रखा आपका जिला परिषद। क्या रखा? जिला परिषद। तो ये त्रिस्तरीय में ये 3 स्तर थे कि ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो और जिला परिषद हो। ठीक है, ये बलवंत राय मेहता समिति ने रखे थे। इनका जो उद्देश्य था ना इनको रखने का, वो था कि भाई जो ग्रामीण स्तर है उस पे भी जो लोकतंत्र है वो मजबूत हो। सिर्फ ये इनका मकसद था। ठीक है, लोकतंत्र जो है वो ग्रामीण स्तर पर भी मजबूत हो। सिर्फ इसीलिए इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का जनक जो है वो कहा जाता है। तो यहां से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। ठीक है, अब बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई? 1957 में। ठीक है, इसने किस व्यवस्था को जन्म दिया? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को। 3 स्तरों में कौन कौन थे? ग्राम पंचायत थी, पंचायत समिति थी और जिला परिषद थे। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है, पंचायत समिति का ब्लॉक मेंबर होता है और जिला परिषद का पार्षद होता है, वो सभी को पता है। ठीक है, तो ये है आपकी लोकल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है भाइयों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोलता है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, संवैधानिक दर्जा जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत जो है वो दिया गया पंचायतों को। तो देखिए, जो पंचायती राज्य है उनको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो दिया गया 73वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये सन भी आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार सन भी पूछ लेता है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, लागू कब होता है? लागू होता है 1993 में, 1 साल बाद लागू होता है। ठीक है, लागू कब होता है? 1993 में, 1 साल बाद लागू होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब होता क्या है, जब 73वां संविधान संशोधन होता है तो इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। क्या जोड़ी जाती है? 11वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी जाती है। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और इस 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय जोड़े जाते हैं। 29 सब्जेक्ट जो हैं वो जोड़े जाते हैं। ठीक है भाइयों, इस 11वीं अनुसूची में 29 विषय जो हैं वो जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत मिला। ये लागू हुआ 1993 में और इसके तहत 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई जिसमें कुल 29 विषयों को जोड़ा गया। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि 11वीं अनुसूची में क्या है, तो आप बताएंगे ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है इसी अनुसूची के तहत मिला है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का जिक्र है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7 की। अब आ गया नगर पालिका, जिसको हम
म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं। तो नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? तो देखिए, पहले संविधान संशोधन हुआ 73वां, जो ग्राम पंचायतों से संबंधित था। उसके बाद ही 73 के बाद ही 74वां जो संविधान संशोधन हुआ वो हुआ आपका नगर पालिकाओं से संबंधित। किससे संबंधित हुआ? नगर पालिकाओं से। कहने का मतलब ये है, पहले जोर दिया गया ग्राम पंचायतों पर और फिर जोर दिया गया आपका नगर पालिकाओं पर। ठीक है, नगर पालिकाओं का मतलब है आपका शहरी निकायों पर, अर्बन बॉडीज पर। किस पर दोस्तों? अर्बन। अर्बन का मतलब है शहरी, अर्बन बॉडीज पर जो है उसके बाद जोड़ दिया गया और लाया गया 74वां संविधान संशोधन। क्लियर है? अब देखिए, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जिसमें ग्राम पंचायतों का जिक्र था, लेकिन 74वां संविधान संशोधन हुआ उससे एक साल बाद 1993 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन होता है 1993 में। ठीक है, अब क्योंकि ग्राम पंचायत में इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये आपको याद रखना भाइयों। ठीक है, दोनों को कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूं। तो जो नगर पालिकाएं हैं, जो 74वां संविधान संशोधन है, इसमें जोड़ी गई 12वीं अनुसूची। इसमें क्या जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। ठीक है, तो दोनों आप इसको एक दूसरे के साथ याद कर सकते हो। जो पंचायती राज्य है, 73वां संविधान संशोधन है 1992 में हुआ, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 विषय उसमें जोड़े गए। ठीक है, जो नगर पालिकाएं हैं, इससे संविधान संशोधन जो संबंधित है वो है 74वां संविधान संशोधन 1993, 12वीं अनुसूची जो है उसमें जोड़ी गई। क्लियर है? इसमें क्या हुआ, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का जो है वो गठन किया गया। क्लियर है दोस्तों? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, भारत में त्रिस्तरीय 3 टायर पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने की थी? मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको कराया है, हु रिकमेंडेड द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? बताइए भाई साहब। मैंने अभी कराया है आपको बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता को ही पंचायती राज्य का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। इन्होंने 3 स्तरों की जो है ग्राम पंचायती राज तंत्र में जो है वो सिफारिश की थी। कौन कौन से थे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? इन विच स्टेट वाज द पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट इंप्लीमेंटेड? देखिए, सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो 1959 में लागू होती है। कब होती है? 1959 में। कहां पे लागू होती है? राजस्थान में। कहां पे लागू होती है? राजस्थान में। और राजस्थान का एक जिला होता है नागौर। ठीक है, राजस्थान का एक जिला होता है नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले लागू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? आप आंसर तुरंत बता दोगे कि लागू हुई सबसे पहले राजस्थान में। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में हुई? तो आप बता दोगे नागौर जिले में हुई। कब हुई? तब भी आप बता दोगे 1959 में हुई। ठीक है, अब जब ये लागू हुई उस टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी आपको याद रखना है, उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है भाइयों? अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डिड पंचायती राज फर्स्ट स्टार्ट? तो अभी मैंने बताया, बताइए भाई साहब, किस में हुई थी? नागौर में। किस में हुई थी? नागौर जिले में। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहां पे करा देता हूं। सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी आपकी
2 अक्टूबर 1959 को, ये आप डेट याद रखेंगे। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को क्यों हुई? गांधी जयंती के दिन हुई। ठीक है, 2 अक्टूबर को क्यों हुई भाई साहब? गांधी जयंती के दिन इसकी शुरुआत जो है वो होती है, तो आप इससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, इसीलिए इसकी शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। सर्वप्रथम नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले में इसकी शुरुआत होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भाई साहब, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो बताइए राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? बिल्कुल सही उत्तर है। कौन करेगा राज्य में? राज्यपाल करेगा। ठीक है, केंद्र में प्रेसिडेंट करेगा, राज्य में राज्यपाल करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। ठीक है, कि आमतौर पे होता क्या है, जो विधानसभा होती है ना, उसमें जो बहुमत प्राप्त करता है उस दल के नेता को जो है वो मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है, ये क्या होता है? ये राज्य की वास्तविक कार्य प्रणाली का हेड होता है। क्या होता है? वास्तविक कार्य प्रणाली का मुखिया होता है। वास्तविक कार्य प्रणाली का मुखिया जो है वो होता है। कौन होता है? आपका चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ठीक है भाइयों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? मैंने आपको बता चुका हूं, विधानसभा जहां आ जाए समझ लेना राज्य में विधानसभा और केंद्र में लोकसभा। ठीक है, तो जो जो लोकसभा में होगा वही वही राज्य में विधानसभा में होगा। जैसे लोकसभा में सदस्य बनने की उम्र 25 साल है, तो विधानसभा में पूछा तो विधानसभा में भी कितनी होगी? 25 साल होगी। अगर वो विधान परिषद में पूछ ले तो 30 साल हो जाएगी। विधान परिषद में कितनी हो जाएगी? 30 साल। ठीक है, किसमें? विधान परिषद में। और बताइए राज्यसभा में। राज्यसभा में भी कितनी होगी? 30। लेकिन राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए उनके लिए कितनी होगी? वो होगी 35 वर्ष। कितनी होगी? 35 वर्ष। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है किसी राज्य में विधान परिषद, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसकी स्थापना या समाप्ति कौन कर सकता है? ठीक है, हु कैन क्रिएट और अबॉलिश ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट? तो बताइए भाई कौन करेगा? तो देखिए राज्य में अगर विधान परिषद की बात हो रही है, अभी बंदे इसमें आंसर लगाएंगे गवर्नर, लेकिन ये गलत होगा। ठीक है, विधान परिषद की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसकी स्थापना या समाप्ति, ठीक है, या तो क्रिएट और अबोलिश कौन करेगा? तो ये इसकी पावर है आपकी संसद के पास। किसके पास पावर है? संसद के पास। और संसद भी किसकी सिफारिश पे करेगी? विधानसभा की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? विधानसभा जब सिफारिश करेगी, रिकमेंड करेगी कि हाँ भाई विधान परिषद जो है वो या तो उसकी स्थापना करी जाए हमारे राज्य में या उसकी समाप्ति की जाए हमारे राज्य से, तो सांसद जो है उसके पास पावर है कि वो किसी पर्टिकुलर राज्य में, किसी पर्टिकुलर स्टेट में विधान परिषद को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को या तो आपकी क्रिएट कर सकती है, अबोलिश कर सकती है, या स्थापना कर सकती है उसकी, या उसको समाप्त कर सकती है। ठीक है भाइयों,
संसद जो है ये इसके पास पूरी पावर होती है इसकी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। अभी की बात पूछ रहा है कि अभी विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने स्टेट में है। तो अभी की अगर बात करें तो अभी 6 स्टेटों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आपका विधान परिषद है। ठीक है, अब वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, अभी 6 के 6 राज्यों को मैं आपको यहाँ पे नोट कराऊंगा, आप नोट डाउन कर लेना। पहला उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, दूसरा आपका बिहार हो गया, बिहार हो गया। तीसरा आपका महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, तीसरा आपका महाराष्ट्र हो गया। चौथा आपका कर्नाटका हो गया। पांचवा आपका आंध्र प्रदेश हो गया। और छठा आपका कौन सा हो गया भाइयों, आंध्र प्रदेश के बाद आपका तेलंगाना हो गया। इन 6 स्टेटों में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद उपस्थित है। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट इन उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर अभी की बात करें उत्तर प्रदेश विधानसभा की तो करंट में 403 सीटें हैं। कितनी है, 403 सीटें हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भाई पूरे भारत में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें किस राज्य में है, तो उसका उत्तर भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो है विधानसभा सीटें वो उत्तर प्रदेश में है, 403। ठीक है, अगर बात करें कि भाई कार्यकाल कितना होता है विधानसभा सदस्यों का। ठीक है, विधानसभा सदस्यों को कार्यकाल कितना होता है, तो वही 5 वर्ष होता है जैसे लोकसभा के सदस्यों का होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। देखिए, राज्यपाल को जो पद की शपथ है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठता है। ऐसे ही राज्यपाल को जो पद की शपथ है वो कौन दिलाएगा, वो उसी राज्य का, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, या उस पर्टिकुलर राज्य, जिस राज्य का राज्यपाल शपथ ले रहा है उसी राज्य का हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो शपथ दिलाएगा राज्यपाल को। ये आपको याद रखना है भाई साहब। राष्ट्रपति नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, सीजीआई नहीं होगा। ठीक है, सीजीआई दिलाता है आपका प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति को दिलाता है सीजीआई। ठीक है, तो उसी से आप याद रखेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, तो राज्यपाल को क्योंकि वो राज्य से संबंधित है तो राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है वो अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 161। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के तहत जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, वो अध्यादेश जो है ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। लेकिन एक आर्टिकल और जाना पहचाना लग रहा है मुझे, 1, 2, 3। देखिए, दोनों में 1, 2, 3 है, ऑप्शन ए में भी ऑप्शन बी में भी। लेकिन अगर 123 आ जाए, इसमें भी अध्यादेश जारी होता है, इसमें भी ऑर्डिनेंस जारी होता है, इसमें भी ऑर्डिनेंस जारी होता है, लेकिन इसमें जो ऑर्डिनेंस जारी होता है वो करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। भाई साहब ये याद रखना आप, राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, लेकिन राज्यपाल अगर अध्यादेश जारी करता है तो वो करता है आपका
आर्टिकल 213 के तहत। सिर्फ ये डिजिटें इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? तो याद करने में आसानी होगी। ठीक है, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत, 123 के तहत, लेकिन राज्यपाल करेगा 213 के तहत। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18, राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन जो है वो कौन करता है? जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसका गठन कौन करेगा? तो भाई स्टेट का है, राज्य का है, तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, बिल्कुल राज्यपाल करेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए, ना तो इसमें मुख्यमंत्री करेगा, ना फाइनेंस मिनिस्टर करेगा। फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री, राज्य का वित्त मंत्री तो जब बनेगा जब भाई फाइनेंस कमीशन बन जाएगा, है ना। अब जो प्रेसिडेंट है ये भी नहीं करेगा, ये केंद्र का करेगा। ठीक है, वित्त मंत्री जो केंद्र का है वो आपका वो भी नहीं करेगा, तो स्टेट का कौन करेगा? गवर्नर करेगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसकी बात कर लेते हैं। 19 है कि पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बाय whom is the decision to hold पंचायत इलेक्शंस टेकन? ऑप्शन देखिए, केंद्र सरकार लेती है। अब देखिए, चुनाव कहां हो रहा है? पंचायतों का चुनाव है। पंचायतें कहां है? राज्य में। ठीक है, दूसरा है आपका स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा है इलेक्शन कमीशन, और चौथा है जिला न्यायाधीश। ठीक है, तो बताइए भाई इसमें कौन इसका निर्णय लेता है कि पंचायतों का चुनाव होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं। स्टेट गवर्नमेंट? नहीं। डिस्ट्रिक्ट जज? नहीं। स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो चुनाव आयोग होता है स्टेट का। ठीक है, केंद्र का अलग होता है, स्टेट का अलग होता है। स्टेट का इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। ठीक है, और वही डिसीजन लेता है कि भाई पंचायतों का जो चुनाव जो है वो कराना है। ठीक है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है, पंचायती राज विषय संविधान की किस अनुसूची में आता है? अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज फॉल? तो भाई पंचायती राज, क्योंकि पंचायती राज्य एक राज्य से संबंधित है इसलिए यूनियन लिस्ट में तो आएगा नहीं। ठीक है, रेजिडुअरी लिस्ट होती नहीं, कंकरेंट लिस्ट में आएगा नहीं, किस में आएगा? स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में आएगा। राज्य का मैटर है तो राज्य सूची में आएगा। क्लियर है? पंचायती राज जो सिस्टम है वो किसका सब्जेक्ट है? वो है राज्य का, स्टेट का। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो राज्य सरकार है वो ही इस पे कानून बनाती है, और जो स्टेट लिस्ट है, जो स्टेट लिस्ट है ये किस अनुसूची में है? ये 7th शेड्यूल में है, यानी कि 7वीं अनुसूची में इसका जिक्र है। किसका? स्टेट लिस्ट का। क्लियर है भाई यहां तक? क्वेश्चन नंबर 21, ग्राम सभा का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम सभा? अब आप देखोगे ये क्वेश्चन पेपर में आया भाई साहब, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं करा रहा हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल, सीजीएल, सीटेट, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। कभी आप सोचो कि भाई कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, ग्राम सभा का अर्थ जो है वो क्या है? ग्राम के सभी लोग, ऑल पीपल ऑफ विलेज। दूसरा है पंचायती क्षेत्र के निर्वाचक, नामावली में पंजीकृत लोग। तीसरा है केवल बुजुर्ग लोग। चौथा है सरपंच और पंच। नहीं, देखिए, जो ग्राम पंचायत, जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा, उसमें जो उस पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली होते हैं, उसमें जो रजिस्टर्ड बंदे होते हैं उन्हीं को ग्राम सभा बोलते हैं। मतलब पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल ऑफ पंचायत एरिया। एक पर्टिकुलर पंचायत का एरिया है, उसमें इलेक्टोरल, निर्वाचक, जो इलेक्टोरल रोल है उसमें जितने बंदे जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, उसी को ग्राम सभा बोलेंगे। वो ही ग्राम सभा के जो हैं वो सदस्य होंगे। क्लियर है? ना तो सभी बंदे होंगे गांव के, सिर्फ कौन होंगे? जो निर्वाचक नामावली हैं, जो रजिस्टर्ड हैं इलेक्टोरल रोल में। केवल वृद्ध नहीं हो सकते, सरपंच और पंच नहीं हो सकते। ठीक है, सिर्फ वो लोग होंगे जो पंचायती क्षेत्र में निर्वाचक नामावली हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भाई साहब, उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे आपके गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जो थे ये उत्तर प्रदेश के प्रथम आपके मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब इन्होंने जो है वो पद संभालते हैं 1950 में। 1950 में ये पद संभाल लेते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री का। और अगर इनकी बात करें हम, तो जो गोविंद बल्लभ पंत थे ये बहुत बढ़िया जो है आपके स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे ये? स्वतंत्रता सेनानी थे भाई साहब ये। स्वतंत्रता सेनानी थे भाई साहब गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, एक बढ़िया स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, और बाद में जब ये आपका मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री के बाद फिर ये भारत सरकार में, अगर हम बात करें, भारत सरकार में ये गृह मंत्री भी रह चुके थे। भारत सरकार में फिर ये गृह मंत्री भी फिर बाद में बने। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? बताइए भाई साहब। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो थी वो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी इंडिया की। सरोजिनी नायडू तो पहली राज्यपाल थी। ये कौन थी? ये पहली राज्यपाल थी। लेकिन इसने पूछा है किसका? चीफ मिनिस्टर पूछा है। चीफ मिनिस्टर पूछा है, मुख्यमंत्री पूछा है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। ठीक है, अब ये भारत में किस राज्य की बनी पहली मुख्यमंत्री? तो ये बनती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, किसकी बनती है? उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनती है सुचेता कृपलानी, महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, कब बनती हैं? 1963 से 1967 तक इनका कार्यकाल जो है वो रहता है भाई साहब उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और अगर हम बात करें स्वतंत्रता की, तो आंदोलनों में स्वतंत्रता आंदोलन जो थे इन्होंने जो है वो मुख्य भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? जो विधानसभा अध्यक्ष होगा, देखिए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, ऐसे ही विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? किसको देगा? विधानसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, ना तो गवर्नर को देगा, ना चीफ मिनिस्टर को देगा, ना राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? विधानसभा उपाध्यक्ष को, टू द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ असेंबली। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ए स्टेट असेंबली कैन? तो भाई साहब एक विधानसभा में, किसी भी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम जो है वो 500 मेंबर हो सकते हैं। यहां पे देखिए मेंबर्स की बात हुई है, मैक्सिमम नंबर्स की बात हुई है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने तो मैक्सिमम का बोल दिया। अगर वो पूछे मिनिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 60। ये भी आपको याद रखना है इसके साथ। ठीक है, मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60। क्लियर है भाइयों? लेकिन जो इनकी सीटें हैं, जो विधानसभा की सीटें हैं, ये किस पे आधारित होती हैं? ये होती हैं आपकी जनसंख्या पर आधारित, पॉपुलेशन पर आधारित होती है। ठीक है, लेकिन किसी भी राज्य में कम से कम जो है वो 60 सीटें होंगी। ठीक है, कुछ राज्यों को छोड़ के, और मैक्सिमम जो है वो 500 सीटें होंगी। ठीक है, ये प्रावधान दिया हुआ है आपका आर्टिकल 170 में, अनुच्छेद 170 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? भाई साहब बता चुका हूं आपको, है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल की कंपेयर किससे करोगे आप? राज्यसभा से। कितनी एज होनी चाहिए? 35 वर्ष, सॉरी 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है,
30 वर्ष होनी चाहिए आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई, या फिर हम राज्यसभा बोलें, ठीक है। 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा या विधानसभा, और 35 वर्ष किसके लिए होगी? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये हर बार मैं इसलिए आपको करा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आता है भाइयों, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब राज्य में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको अपर हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपर हाउस। जैसे राज्यसभा को भी अपर हाउस बोला जाता है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी अपर हाउस बोला जाता है, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। विधानसभा के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? What can be the maximum gap between two sessions of the assembly? देखिए, लोकसभा यानी कि मैं सांसद की बात करूं या फिर विधानसभा, दोनों में जो है अधिकतम गैप वो होना चाहिए 6 महीने का, ठीक है। 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो है, जो मैक्सिमम गैप है दो सेशनों के बीच का, कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 6 मंथ होना चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है, किस राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट्स? अभी मैंने आपको बताया है उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। कितनी हैं? 403। कितनी सीटें हैं? 403 विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज्य के लिए कितने स्तरों की सिफारिश की थी? हाउ मेनी टायर्स डिड द अशोक मेहता कमिटी रिकमेंड फॉर पंचायती राज? तो देखिए, जो अशोक मेहता कमिटी है इसने सिफारिश की थी 2 टायर की, ठीक है। अशोक मेहता ने कितनी की थी? 2 टायर की। लेकिन बलवंत राय ने कितने की थी? 3 टायर की, ठीक है। 3 टायर की किसने की थी? बलवंत राय। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और 2 टायर की किसने की थी? आपके अशोक मेहता ने, ठीक है। अशोक मेहता ने की थी 2 टायर की। अब 2 टायर की अगर बात करें तो अशोक मेहता जो कमेटी है इसकी स्थापना होती है आपकी 1978 में। कब होती है? 1978, 1978 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इनका जो रिकमेंडेशन था वो था जिले का और मंडल का। एक जिला स्तर होना चाहिए और एक मंडल स्तर होना चाहिए। ये 2 स्तर होने चाहिए, 2 टायर होने चाहिए। ग्राम पंचायतों को जो है इन्होंने नजरअंदाज किया था भाइयों। किसने? अशोक मेहता ने। इन पे ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ जिला स्तर और मंडल स्तर 2 पे उन्होंने ध्यान दिया था। क्लियर है? क्वेश्चन 30, पंचायती सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम ए पंचायत मेंबर? तो भाई साहब, इसकी जो उम्र है वो है आपकी 21 वर्ष। क्या है? 21 वर्ष। लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए 25, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30। क्लियर है? राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35। क्वेश्चन 31, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं। व्हेन डिड द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कम इनटू इफेक्ट? देखिए, 24 अप्रैल 93, 26 जनवरी 93। तो मैं आपको बता चुका हूं भाई साहब, 93 में लागू हुआ था, तो ये 2 तो कट ही गए। अब इन दोनों में से हम देखें तो 24 अप्रैल 1993 को जो है वो लागू होता है, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को जो है वो लागू होता है। इसीलिए हर साल जो 24 अप्रैल है इसको हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं भाई साहब। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी 24 अप्रैल को इसीलिए मनाया जाता है, ठीक है। याद रखोगे? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन क्या हुआ था, जो पंचायत हैं, पंचायतों को
संवैधानिक दर्जा मिला था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है वो इसी दिन मिला था, 24 अप्रैल 1993 को। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है वो मिला था। ठीक है भाइयों, अब क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? When is नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड? अभी बताया है, कब? 24 अप्रैल। अब 2 अक्टूबर करके आएंगे लोग इसमें, ये नहीं है, 24 अप्रैल है उस दिन जिस दिन 73वां संविधान संशोधन हुआ था, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है वो मिला था। कब मिला था? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, उसी दिन हम नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं। ठीक है भाइयों, यहां तक। क्वेश्चन नंबर 33, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषयों का उल्लेख है? बता चुका हूं, आंसर बताइए आप। बता चुका हूं, 29। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। 29 सब्जेक्टों का विषय जो है वो 11वीं अनुसूची में किया गया था। 11वीं अनुसूची जो है 11th शेड्यूल जो है किसके तहत जोड़ी गई? बताइए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषयों को जोड़ा गया। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 34, 12वीं अनुसूची किसके संबंधित है? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायतों से। 12वीं किससे है? नगर पालिकाओं से। मैंने कराया था ना। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, नगर पालिकाओं से। ना पंचायतों से है, ना एंटी डिफेक्शन लॉ से है, ना लैंग्वेजेस से है। आपकी किससे है? नगर पालिकाओं से। और जो 12वीं अनुसूची है ये संविधान में किसके तहत जोड़ी गई? बताइए, किसके तहत जोड़ी गई? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जो है ये जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची, जिसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? हु हैज द पावर टू रिमूव द गवर्नर फ्रॉम ऑफिस? अब जो गवर्नर है, क्योंकि गवर्नर केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, ठीक है, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है, इसीलिए उसको हटाएगा कौन? हटाएगा भी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। ध्यान रखना, हटाएगा राष्ट्रपति, अपॉइंट राष्ट्रपति करेगा, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा राज्यपाल को? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ध्यान रखना, शपथ ये दिलाएगा, अपॉइंट राष्ट्रपति करेगा, रिमूव राष्ट्रपति करेगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 बताइए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 100 सीटें हैं। कितनी हैं? 100 सीटें हैं भाइयों। ठीक है, हाँ तो भाइयों 100 सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इससे रिलेटेड कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करूं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, ठीक है, ये अपर हाउस होता है किसी भी, जिस भी स्टेट में होती है। ठीक है, विधानमंडल का इसको अपर हाउस बोलते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा हूँ, विधान परिषद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा, इसके जो मेंबर हैं वो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्टली, व अप्रत्यक्ष रूप, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से चुने जाते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब कुछ लोग डायरेक्ट चुने जाते हैं,
डायरेक्ट वोट देके और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। ठीक है। तीसरा, इसके जो कुछ सदस्य हैं वो राज्यपाल के द्वारा भी जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। ये फैक्ट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, इसलिए मैं इनको करा रहा हूं। और चौथा जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि ये जो है ये एक स्थायी सदन होता है। क्या होता है? स्थायी सदन होता है। किसकी तरह? राज्यसभा की द्वारा, राज्यसभा की तरह। जैसे राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, तो ऐसे ही लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है इसको भी भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या राज्यसभा को या विधान परिषद को भंग किया जा सकता है? आप बोलोगे भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता जो होता है वो होता है आपका स्टेट में होता है। तो स्टेट में नियुक्ति कौन करेगा उसकी? आपका स्टेट में कौन होता है एग्जीक्यूटिव हेड? आपका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो होता है आपका राज्यपाल। ठीक है, तो आपका राज्यपाल करेगा। ठीक है, अभी देखिए ये जो है लीगल ऑफिसर होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? अभी करवाया मैंने। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? अभी कराया मैंने। कौन सा होता है आपका? बताइए। विधानसभा नहीं होता, राजभवन नहीं होता, सेक्रेटरीट नहीं होता, क्या होता है? विधान परिषद, जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। अभी कराए स्थायी सदन होता है। ठीक है, क्या होता है? स्थायी सदन होता है। भंग इसको नहीं किया जा सकता, कोई भी इसको भंग नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन एक फैक्ट और है, ये सभी राज्यों में नहीं होता। ठीक है, ये सभी राज्यों में नहीं होता। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। ठीक है, उनके नाम मैंने आपको लिखा दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 पूछता है पंचायत के भंग होने पर कितने समय के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है? हाँ, विद इन हाउ मच टाइम मस्ट इलेक्शंस बी हेल्ड इफ ए पंचायत इज डिसॉल्व्ड। तो देखिए, अगर पंचायत भंग हो जाती है तो मैक्सिमम जो है वो 6 महीने के अंदर ही आपको चुनाव जो है वो कराने होते हैं। चुनाव कराता कौन है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो है इलेक्शन कमीशन की, चुनाव आयोग की। किसकी है? इलेक्शन कमीशन, जिसको हम चुनाव आयोग बोलते हैं, उसकी है। ठीक है, किसकी है? चुनाव आयोग की। क्लियर यहां तक? मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, चुनाव आयोग की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, राज्यपाल किसके प्रसाद प्रत्यय ड्यूरिंग प्लेजर अपना पद धारण करता है? तो राज्यपाल किसके करेगा भाई? राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के ही प्रसाद प्रत्यय ये आपके जो है वो काम करता है। द गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ हुम? द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, प्रसाद प्रत्यय का मतलब ये होता है कि जो राष्ट्रपति है राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है। इसके पास पावर होती है। इसके पास क्या होती है? पावर होती है, अपॉइंट करने की और हटाने की, दोनों पावर इसके पास होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? Who was the first woman governor of उत्तर प्रदेश? बताइए। सरोजिनी नायडू। वेरी गुड। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी यही थी और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी यही थी। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल की बात करें, भारत की भी यही थी और उत्तर प्रदेश की भी यही थी। कौन? सरोजिनी नायडू भाई साहब, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश।
तो उत्तर प्रदेश से ही पहली महिला मुख्यमंत्री निकली है, जो कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, और पहली जो राज्यपाल है वो भी उत्तर प्रदेश से निकली है, जो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, अब जो सरोजनी नायडू है, इनको भाई साहब कई उपनामों से जाना जाता है। भारत कोकिला, भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। किसने कहा था इनको भारत कोकिला? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये मैं करा भी चुका हूं। आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे, ठीक है, फर्स्ट वीक में ही मैंने ये आपको कराया था। महात्मा गांधी ने बोला था इनको भारत कोकिला। क्यों बोला था? क्योंकि इनकी सुर में ही वो बात थी। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला की उपाधि इनको मिली हुई है, महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू को, और यही पहली गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया जाता है? इन विच आर्टिकल आर द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर डिफाइंड? चीफ मिनिस्टर की बात हुई है, तो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी जो है वो अनुच्छेद 167 में निहित है। ठीक है, अनुच्छेद 167 167 में इनकी ड्यूटियों का जो है वो उल्लेख है, कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, जो आपका चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ये हर चीज को राज्यपाल को बताने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, इनको बताना पड़ता है, कोई भी ये कार्य करे तो राज्यपाल की इनको अनुमति लेनी पड़ती है या उनको जानकारी जो है वो देनी पड़ती है। ठीक है, ये है इनका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कौन करता है? अब एक राज्य है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कौन करेगा? जो उसका हेड होगा, है ना भाई। प्रेसिडेंट रूल लगेगा किसी राज्य में, जैसे अभी अभी आपके यहाँ पे बंगाल में लगा है, तो उसकी सिफारिश कौन करेगा? केंद्र का जो आपका प्रतिनिधि है, गवर्नर। स्टेट में कौन है? गवर्नर है। गवर्नर ही जो है वो सिफारिश करेगा कि भाई मेरे राज्य में जो स्थिति है वो ठीक नहीं है और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जाए। उसके कहने पर केंद्र सरकार फिर क्या करेगी? प्रेसिडेंट रूल उस राज्य में लगा देगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है? हाँ, एक क्वेश्चन रह गया इसी में। जो प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन है, ये किस अनुच्छेद के तहत लगता है? ठीक है, तो आर्टिकल 356। यहीं पे आप बताओ नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगती है? राष्ट्रीय आपात जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय आपात, बताइए। आर्टिकल 352। ठीक है, और वित्तीय आपात, वित्तीय आपात भी बताइए भाइयों, किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 360। ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के तहत लगता है? वो लगता है आपका 356 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? हर दूसरे वर्ष हटा दिए जाते हैं। तो सेम भाई साहब राज्यसभा की तरह 1/3 सदस्य हर 2 साल में जो है वो बदल दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? 1/3 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि हर 2 साल में 1/3 जो है वो रिटायर होते रहते हैं, तो इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? हर 2 साल में 1/3 हटते हैं। ठीक है, 1/3 हर 2 वर्ष में। ठीक है, तो इनका 3 दूनी 6 वर्ष का जो है वो कार्यकाल हो जाता है। ठीक है, कितना होता है कार्यकाल? 6 वर्ष। इसमें भी कैलकुलेशन छुपी हुई है, इसमें भी कैलकुलेशन जो है वो छुपी हुई है, मैथ इसमें भी है। ठीक है, 1/3 हटते हैं हर 2 साल में, हर 2 साल में 1/3 हटते हैं ना, तो 2 साल 1/3 हटे तो टोटल कितना कार्यकाल हुआ? 6 साल का। क्लियर है यहाँ तक? चलते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड फॉर वुमेन
इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 45, वेरी गुड, 33%, 1/3 भाग्यदारी है भाई साहब महिलाओं की, 33% सही उत्तर है इसका। कम से कम 33% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, कुछ राज्यों में अगर वो बात करूं तो 50% तक भी होती है, लेकिन मैक्सिमम में कितना है, 33%। आप उत्तर जो है वो 33% लगा के आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 46 जो है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? व्हाट इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉल्ड? तो इसका जो हेड होता है उसको कहते हैं आपका मेयर। क्या कहते हैं? मेयर या महापौर हम बोल देते हैं उसको, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम का जो हेड होता है। ठीक है, ये वास्तव में करता क्या है, शहर का प्रतिनिधि होता है। जैसे गांवों का प्रतिनिधि सरपंच हुआ, तो शहरों का जो है नगर निगम का ये होता है। ठीक है, ये बैठकों की अध्यक्षता कर लेता है, नगर प्रशासन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, शहरी शासन का जो है ये प्रमुख चेहरा होता है। ये इसके बारे में 2-3 चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 47, राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखना भाई साहब, हु अपॉइंट द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? कौन करेगा स्टेट में? कौन करता है नियुक्तियां? राज्यपाल, गवर्नर। स्टेट में कौन करेगा? गवर्नर। सेंटर में कौन करेगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, चीफ मिनिस्टर नहीं करेगा, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी नहीं करेगा। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति किस में करेगा? केंद्र में, सेंटर में करेगा। क्लियर है? ऑप्शन बी यहां पे सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? मैंने बताया था ना, नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ मेंबर। वो कितने किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं आपके 1/6। ठीक है, हर 6 मेंबरों में से एक मेंबर राज्यपाल के द्वारा जो है वो नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, अब जो नॉमिनेट होते हैं वो कुछ मुख्य क्षेत्रों से होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, साहित्य के क्षेत्र से, ठीक है, कला के क्षेत्र से, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र से, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों से इनको जो है वो नॉमिनेट किया जाता है। किसके द्वारा? आपके राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, पंचायती राज्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज्य सिस्टम? बताइए भाई, क्या उद्देश्य हो सकता है पंचायती राज्य व्यवस्था का? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण, राजनीतिक जवाबदेही या कृषि विकास? बताइए, दिमाग लगाइए। हाँ, ना तो देखिए फाइनेंशियल कलेक्शन हो है इसका, ना पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है, ना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। इसका सही उत्तर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, जो सत्ता है उसको नीचे तक पहुंचाना, उसको नीचे तक पहुंचाना ही इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, जो जनता है उसकी भागीदारी और बढ़ाना, प्रशासन को सरल बनाना, हम कह सकते हैं लोकतंत्र को मजबूत करना। ठीक है, या जो लोकल समस्याएं हैं, जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो सॉल्यूशन है वो लोकल लेवल पे ही हो, है ना। उनको भाई हर चीज के लिए बड़े लेवल पे ना जाना पड़े, एमएलए एमपीज के पास ना जाना पड़े, गांव से रिलेटेड प्रॉब्लम है गांव में ही सॉल्व हो जाए। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका जो है उसको आपका बनाया गया। ठीक है, उसकी स्थापना की गई ताकि लोकल समस्याओं का समाधान लोकल लेवल पर ही हो जाए। ठीक है, और आज की क्लास का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो उत्तर प्रदेश में अगर नगर निगमों की बात करें तो 15 नहीं है, बिल्कुल 16 है। 16 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ना 17 ना 18, ऑप्शन बी यहाँ पे 16 है। ठीक है, 16 नगर निगम जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये थी भाई साहब आज की क्लास। आज की क्लास में हमने 50 ऐसे धुआंधार और जबरदस्त क्वेश्चन जो है वो किए हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपने देख ली है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो पेपर में ना आया हो, बार बार रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए मैंने कराए हैं। हर क्वेश्चन 2 या 3 बार पेपर में जो है वो पूछा गया है।
हर लेवल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, लेके यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरआरबी, एसएससी, जीडी, आपका सीजीएल, यूपीएसआई, आरओ, एआरओ, ठीक है, पीएससी के क्वेश्चंस भी इसमें हैं। तो सारे जबरदस्त क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे कराए हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं हम आपको कराते रहेंगे। पूरी क्लास आपको यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल की फ्री में कराई गई है और फ्री में कराई जाएगी, ठीक है। कोई आपसे पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, बस आपकी सपोर्ट चाहिए। आप बने रहें सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे आपको हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जाएगी, ठीक है। मोस्टली जीके के पार्ट को तो पूरा यहाँ पे कवर कराया जाएगा। कल हम एक क्लास और लेंगे, उसके बाद पूरी पॉलिटी का फिर हम वीकेंड पे एक 2 या 3 घंटे की लाइव क्लास चलाएंगे, जिसमें पूरी पॉलिटी को जो है वो रिवाइज कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम नया सब्जेक्ट जो है वो लेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बने रहिए सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल पर और अपने सपने जो है वो साकार कीजिए। एक हमारा उद्देश्य है आपकी नौकरी, ठीक है। नौकरी पाइए। यूपी पुलिस का जो पेपर है, जो भी स्टूडेंट्स यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जी जान लगा दीजिए अभी। और यही क्वेश्चन आने हैं, ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं सारे करा रहा हूं, ठीक है। जब पेपर आएगा तब आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, यहां से क्वेश्चन जो है वो यहां से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।